अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा जो चैप्टर हम कवर करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी एटियोलॉजी ऑफ मेल एक्लूजन और इसकी 41 स्लाइड्स हैं। अच्छा, मैं अपने लेक्चर्स में कोशिश करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर हो और टेक्निकल टर्म्स तो आपको टेक्निकल टर्म्स का भी आपको बताऊंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसकी उसको मेरी कोशिश है कि आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स बोल के आपको कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। तो आपको आपके लिए जो मैं कोशिश करूंगा कि जो वर्ड्स हैं वो नॉन टेक्निकल बोलूं और फिर हम टेक्निकल वर्ड्स की तरफ जाएंगे। पहले नॉन टेक्निकल तौर पे आप इस कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, एटियोलॉजी ऑफ मेल ओक्लूजन मतलब ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हैं दांत, और ये दांत हैं हमारे टेढ़े, इनके ये दांत हैं टेढ़े, इसे कहते हैं मेल ओक्लूजन। एक ऐसी एक्लूजन जो कि नॉर्मल से हट के है, दिस इज नॉट नॉर्मल और दिस इज कॉल्ड मेल ओक्लूजन। ठीक है, अब इसकी एटियोलॉजी मतलब इसके कॉजेज क्या क्या हैं, किस वजह से हो सकती है, क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसमें हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे आगे। और इसमें हमारे पास क्या बेंचमार्क्स होते हैं, क्या हमारे पास अ, एक रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं जिसको हम देखते हैं और उससे बताते हैं कि मेल ओक्लूजन है या नहीं। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये जो वर्ड है एटियोलॉजी, दिस मींस कॉज ऑफ मेल ओक्लूजन। तो आपने किसी भी इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड वर्ड से परेशान नहीं होना, बिकॉज इस तरह के टर्म्स आगे इस सीरीज में कई दफ़ा आएंगी, लेकिन आपने यही समझना है कि इसका ये एक सिंपल ही वर्ड का सिनोनिम है। ठीक है, सो दिस मींस कॉज ऑफ मेल ओक्लूजन। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू मेल ओक्लूजन एज अ वेरिएशन फ्रॉम आइडियल ओक्लूजन। जैसे कि आई टोल्ड यू कि एक पेशेंट है, उसकी उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं। ठीक है, जो आपको आसान अल्फाज में अगर बताएं तो दांत आगे पीछे होना, टेढ़े मेढ़े होना, ऊपर नीचे होना, एक दांत आगे होना एक पीछे होना। ठीक है, नॉर्मल से जो भी हट के, जो एक आइडियल ओक्लूजन है उससे हट के जो दांतों की अलाइनमेंट है उसको मेल ओक्लूजन हम कहेंगे। ठीक है, importance of functional over static and anatomical occlusion। अच्छा, इसमें ये है कि जो हमारी फंक्शनल occlusion होती है उसको भी हम आगे डिस्कस डिस्कस करेंगे, और स्टैटिक एनाटॉमिकल occlusion उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जेनेटिक वर्सेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अच्छा, अब मोस्टली जो मेल ओक्लूजन होती है वो जेनेटिक कॉजेस की वजह से होती है। आई मीन, प्रैक्टिकली स्पीकिंग मोस्टली जो मेल ओक्लूजन होती है वो जेनेटिक ही कॉजेस की वजह से होती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको, बट मोस्टली इट इज़ जेनेटिक। ठीक है, मेल occlusion arises from inherited traits, environmental factors, or both. Examples include trauma और supernumerary teeth। मतलब कि आपको एक पेशेंट है, उसको बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ। ठीक है, कोई फुटबॉल खेलते हुए कोई किसी किसी किस्म का आप उसको ट्रॉमा हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से क्योंकि जो जो चाइल्डहुड में जो दांत होते हैं ना वो इलास्टिक बोन होती है, तो
अगर चाइल्डहुड में ट्रॉमा हो तो दांतों जो नीचे दांत होते हैं हमारे परमानेंट टीथ, उसके टूथ बड पे इफेक्ट आ सकता है, और टूथ बड्स के आगे पीछे होने की वजह से दांत फिर मेल एक्लूडेड निकलते हैं। ठीक है, तो बचपन का एक कोई ट्रॉमा होना या कोई सुपर न्यूमररी टीथ, मतलब कि पहले से एक टीथ है, एक्स्ट्रा टीथ जो कि अंदर बड में पड़ा है, और वो साथ वाले दांतों को पुश कर रहा है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट पुश कर रहा है, जिसकी वजह से बाकी दांतों पे फर्क पड़ रहा है। सब पे एक सुपर न्यूमररी टीथ का सारे दांतों की अलाइनमेंट पे फर्क पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे को पुश करता है और फिर दूसरा अगले वाले को, उससे अगले वाले को पुश करता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज हैं, और इसमें इनहेरिटेड फैक्टर्स हैं हमारे, कि किसी पेशेंट का टूथ साइज वो बहुत बड़ा हो और जॉ साइज उसका उसकी छोटी हो। ठीक है, तो उस वजह से मेल एक्लूजन हो सकती है, दांत आगे पीछे इरप्ट होते हैं। ठीक है, जॉ साइज, टूथ साइज, जॉ साइज, ये तकरीबन सिमिलर बात है कि जॉ साइज अगर छोटा है तो नॉर्मल टूथ साइज भी होगा, तो दांत मेल एक्लूडेड होंगे, और जॉ साइज छोटा है और टूथ साइज बड़ा है तो फिर तो मजीद मेल ओक्लूजन होगी। स्केलेटल पैटर्न इसमें हमारा आता है कि स्केलेटली, मतलब बोन लेवल पे आप देखते हैं कुछ पेशेंट्स जिनके अगले वाले गम्स या दांत बहुत बाहर को निकले होते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ डेंटल कॉज नहीं होता, उनकी बोन जो है वो क्लास 2 में होती है। ठीक है, नॉर्मल जो हमारा क्लास 1 एक्लूजन है उससे हट के जो होती है क्लास 2 होती है। मतलब अगर हम सेजिटली देखें या साइड व्यू पे देखें तो लेट्स से कि ये आगे वाला दांत है, ये लिप्स है। ठीक है, इसको हम लिप्स कंसिडर कर लेते हैं, और ये नीचे वाला हमारे पास दांत आ गया। तो ये वाले दांत बहुत आगे होने की वजह से, ये दांत असल में आगे नहीं होते, बोन की ग्रोथ ऐसी होती है कि ये दांत आगे को लग रहे होते हैं। एक्चुअली में स्केलेटली इसकी रीजन होती है, और इन केसेस में, कुछ केसेस में हम देखते हैं कि स्केलेटली क्लास 2 है, बट डेंटली हम देखते हैं कि दांतों की अलाइनमेंट ठीक है। ठीक है, तो syndromes like cleft lip and palate evident from family and twins, cleft lip and palate वाले पेशेंट्स में मेल occlusion पाई जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे पास आते हैं, डिजिट सकिंग, जो बच्चे जिनको चाइल्डहुड से अंगूठा चूसने की आदत होती है उनमें ये बहुत मेल occlusion बहुत वाज़ेह होती है। इसमें जो आगे वाले दांत हैं वो इस एंगल में थंब को सक करते हैं कि जो आगे वाले दांत हैं वो मज़ीद आगे को आ जाते हैं। ठीक है, और प्रेमेच्योर टूथ लॉस इसमें हो गया कि एक दांत पहले निकल गया, अपने टाइम से पहले आर्च में से निकल गया। टूथ लॉस की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी वजह से साइड वाले जो दांत हैं वो उसकी जगह में आना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो उनका वो आगे पीछे निकलते हैं। केरीज हो गई, केरीज भी केरीज इस तरह से कॉज होता है कि केरीज की वजह से अगर टूथ लॉस अर्ली हो जाए तो भी हमारी सेम चीज़ होती है कि साइड वाले दांत वो जॉ की जगह को लेना, जो दांत निकला होता है उसकी जगह को लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे पास
मैल ओक्लूजन हो जाती है एंड ट्रॉमा। लॉन्ग टर्म हैबिट्स कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ओक्लूजन। अब ये हैबिट्स इस तरह से नहीं है कि आप कोई पर्सन एज एन एडल्ट कर रहा है और एक दफ़ा हो गई तो ये चीज़ हो जाएगी। ये बचपन से प्रोलॉन्ग्ड जो लोग इस तरह की हैबिट्स कर रहे होते हैं उनको ये चीज़ फेस करने को मिलती है, लेकिन मोस्टली जेनेटिक फैक्टर्स हैं। इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। अगर एमसीक्यू आता है कि द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर मेल ओक्लूजन, तो द आंसर इज डेफिनेटली जेनेटिक। ठीक है। और मोस्टली केसेस में आप देखेंगे आप में से जितने लोगों की अपने भी दांतों में मेल ओक्लूजन है वो ये देखेंगे कि उनको तो कोई ट्रॉमा भी नहीं हुआ, उनको किसी किस्म का कोई इस तरह का इशू फेस नहीं करना पड़ा जो ये कॉजेज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी मेल ओक्लूजन है, तो सो दैट्स ऑब्वियसली जेनेटिक। Evolutionary influence, reduced tooth and jaw size, softer diets, less interproximal wear, urban lifestyle increases crowding. अच्छा, सो इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर कुछ स्लाइड्स आर फिलर स्लाइड्स। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है मैं उनको ज़रा ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताऊंगा, लेकिन इस चैप्टर में से कुछ स्लाइड्स ऐसी हैं जो कि दे आर जस्ट फिलर स्लाइड्स कि यू डोंट, यू कैन रीड them from book, and I mean I don't need to explain those slides in detail. Crowding and evolution common in modern populations attributed to dietary and lifestyle changes over generations. Skeletal pattern influence. Yeah. So this is very important. अच्छा, skeletal pattern को पढ़ने से पहले first we have to, you have to understand कि what are these planes: sagittal, vertical and transverse. Transverse, sagittal, vertical, ठीक है। अब जो सैजिटल स्केल होता है, जो सैजिटल प्लेन होता है, दैट इज कि अगर आप किसी पर्सन को साइड से देखें, ये उसका नाक और ये उसका फेस, इस तरह से साइड से देख रहे हैं आप उसको, ठीक है, और इस तरह से उसे देख रहे हैं, तो ये उसका, ये जो है प्लेन के आगे की तरफ नाक और पीछे इन की तरफ स्कल, ठीक है। इस प्लेन में अगर आप देखें तो इस प्लेन को सैजिटल प्लेन कहते हैं, ठीक है। अब आप अगर किसी पर्सन को फ्रंट से देखें, ये उसका फेस है, ठीक है, ये उसका नाक है, ये हम स्माइल बना देते हैं, ठीक है। अब वर्टिकल प्लेन हम कहेंगे, वर्टिकल प्लेन इज दिस प्लेन, वर्टिकल प्लेन इसको कहेंगे हम। और नेक्स्ट में जो ट्रांसवर्स प्लेन है उस वो इसे हम कहेंगे, ठीक है। और ये प्लेन आपको क्लियर होने चाहिए कि ये साइड वाइज है। मैं इसको ज़रा क्लियरली बना देता हूँ ताकि आपको, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आई नो, बट गुजारा करना पड़ेगा आपको। बस आप ये देखें ना कि ये साइड वेज है, ये बाल बना दिए मैंने, ये साइड वेज आप देखें इसको, ये दिस इज सैजिटल, दिस इज वर्टिकल
एंड दिस इज ट्रांसवर्स। ठीक है, जो हमारे पास हम आगे मेल एक्लूजन के अंदर जो मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे, जिस तरह के ओवरजेट, ओवरबाइट, डिस्प्लेसमेंट और इस तरह की चीज़ें, दोज आर गोइंग टू बी रिलेटेड टू दीज। ठीक है, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल है, ओवरजेट की मिसाल मैं देता हूँ आपको। ओवरजेट क्या होता है? ओवरजेट ये होता है कि ये आगे वाला दांत है, ऊपर वाला, और ये नीचे वाला दांत है। ठीक है, ये अपर इंसाइजर है, ये लोअर इंसाइजर है। ठीक है, और इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, दिस इज ओवर जेट। अब इस पे जो बुक में हमारे पास नॉर्मल वैल्यू है ओवर जेट की, दैट इज 2 to 4 mm, 2 to 4 मिलीमीटर। ठीक है, अच्छा अब ये आप खुद बताएं, ओवर जेट का ज्यादा होना कौन से प्लेन से हम चेक करेंगे कि ओवरजेट ज्यादा है या ओवरजेट कम है? मतलब इनमें से, इन तीन प्लेन्स में से आप बताएं कि कौन सा प्लेन वुड डिस्टिंग्विश के ओवरजेट ज्यादा है या कम है, या ओवरजेट को हम किस कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो आई नो के यू ऑल नो द आंसर विच इज ट्रांसवर्स इसमें, क्योंकि आप ये दांतों से देख रहे हैं, ये इस तरह से ये इसके साथ मैच कर रहा है। हमने इस प्लेन में ये ओवरजेट को स्टडी किया, सो दिस इज गोइंग टू बी ट्रांसवर्स। ठीक है, अब ओवरबाइट, ये ऊपर वाला इंसाइजर है, ये मान लें कि नीचे वाला इंसाइजर है। ठीक है, अब नॉर्मली आप इसके अंदर, ऑफ कोर्स आई कांट शो यू, बट नॉर्मली क्या होता है कि मैं बल्कि आपको नहीं, इसी के थ्रू समझाता हूँ। जो ऊपर वाला इंसाइजर है, आप नॉर्मली देखते होंगे कि वो हल्का सा नीचे वाले इंसाइजर्स को कवर करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो वो जो कवर करते हैं जितने मिलीमीटर, उसको हम ओवरबाइट कहते हैं, जो नॉर्मली 1 to 2 mm है। आप यहाँ से भी देखें, जो ये वाली वैल्यू है ना, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, दिस इज ओवर बाइट, और ये हम वर्टिकल प्लेन में इसको फॉल करेंगे। अच्छा, ट्रांसवर्स प्लेन में क्या चीज़ आ सकती है? ट्रांसवर्स प्लेन में आ सकता है, सॉरी हाँ, ट्रांसवर्स प्लेन है ना, इसमें आ सकता है क्रॉस बाइट। अब क्रॉस बाइट ये होती है कि अब इस पर्सन का मोलर, मिसाल है कि इधर है। ठीक है, अपर एंड लोअर मोलर, ये अपर है, ये लोअर है। इसको हम यहाँ पे ड्राइंग बना के समझते हैं। ये हो गया अपर मोलर का कस्प, ये हो गई रूट। अब नॉर्मली होता है कि जो अपर मोलर की जो बकल कस्प है, वो इस तरह से होती है, और जो लोअर मोलर की कस्प है, वो अंदर की तरफ होती है। ठीक है, मतलब ये नॉर्मली ये
इस तरह से होता है रिलेशन कि जो ऊपर वाले दांत हैं वो ज़रा बाहर की तरफ होंगे, और मतलब नॉट टू मच, वरना वो भी क्रॉस बाइट होगी, बट नॉर्मली ये बाहर की तरफ होंगे और ये अंदर की तरफ होंगे। ठीक है। अब आप मान लें कि ऐसा नहीं है और हम बनाते हैं कि ये जो दांत है, जो अपर मोलर है, ये इस तरह है, और जो लोअर मोलर है वो बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ है, कि ये अक्लूड भी नहीं हो रहे ठीक से, तो इसे हम कहेंगे क्रॉस बाइट। और इसका ऑपोजिट भी क्रॉस बाइट कहलाया जाएगा अगर अपर मोलर इस तरह और लोअर मोलर बहुत बाहर की तरफ है, तो ये भी क्रॉस बाइट है। अब आगे हम डिटेल में जब नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे उनकी सीरीज, इस सीरीज में हम उस इसको भी डिस्कस करेंगे कि क्रॉस बाइट की क्या डेफिनेशन है, क्या कैसे कितना बकल क्रॉस बाइट क्या होती है, लिंगुअल क्रॉस बाइट क्या होती है, लेकिन अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी आपको मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ये कॉन्सेप्ट दिया जाए, क्योंकि ये बेसिस है इसकी। ये वर्टिकल प्लेन, सैजिटल और ट्रांसवर्स। ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज रोल, अब इसमें वही चीज़ है कि जो लिप्स हैं, लिप्स, टंग, चीक्स, वो अपना रोल प्ले करते हैं मेल एक्लूजन में, बट सेम चीज़ आई विल रिपीट बिकॉज ये चीज़ बार बार समझने वाली है कि इट्स मोस्टली जेनेटिक। मैं इस वजह से इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, और इसमें इतनी डिटेल वाली बात है भी नहीं। डेंटल फैक्टर्स, टूथ साइज, इरप्शन पैटर्न्स, रिटेन्ड प्राइमरी टीथ, सुपर न्यूमररी और मिसिंग टीथ। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो डेंटल फैक्टर्स हैं उसमें टूथ साइज, आप खुद सोचें कि टूथ साइज किस तरह से मैटर करेगा, टूथ साइज कैसे मैल एक्लूजन मतलब दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना उसको कॉज करेगा। टूथ साइज ऐसे करेगा कि टूथ साइज अगर बहुत बड़ा है बाकी वाले दांतों के मुकाबले में, एक टूथ साइज बड़ा है तो वो जगह ले लेगा बाकी दांतों की भी, जिसकी वजह से भी मैल एक्लूजन होती है। और अगर छोटा है तो भी मैल एक्लूजन कॉज होती है। इरप्शन पैटर्न्स मतलब कोई दांत पेशेंट का जल्दी इरप्ट हो गया, कोई दांत इरप्ट ही नहीं हुआ, कोई दांत बाद में इरप्ट हुआ, तो नॉर्मल इरप्शन पैटर्न से हट के जो दांतों की इरप्शन होती है उसमें भी ये बहुत रोल प्ले करता है मैल एक्लूजन। रिटेन्ड प्राइमरी टीथ, अगर प्राइमरी कोई दांत है मतलब दूध का जो दांत है वो पेशेंट का रिटेन्ड है और ये गम्स हैं, तो प्राइमरी दांत का रिटेन, सॉरी एक सेकंड, ये यहाँ पे देयर इज अ मिस्टेक, या प्राइमरी टीथ ये है। ठीक है, इसको इस तरह से समझें आप
कि प्राइमरी टीथ शेड ही नहीं हुआ, मतलब रिटेन्ड है, वो गिर ही नहीं रहा दूध का दांत, और साइडों पे परमानेंट दांत है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, और नीचे भी परमानेंट दांत पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से भी इसके लेट लॉस होने की वजह से, या इसके लॉस ही ना होने की वजह से, इसके साइज की वजह से भी मैल ओक्लूजन कॉज होगी। अब नेक्स्ट है सुपर न्यूमररी टीथ। जिस तरह के इम्पैक्टेड सुपर न्यूमररी में लेटरल इंसाइजर एक्स्ट्रा है अगर, तो उसकी वजह से भी होगी। किसी भी चीज़ आप अब बस अपना जहन इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बनाएंगे, किसी भी एक्स्ट्रा या नॉर्मल से हट के चीज़ अगर हो रही है तो वो कॉज कर देगी किसी ना किसी तरह से मेल एक्लूजन को। मिसिंग टीथ, कोई दांत है ही नहीं, उस साइड वाले दांतों ने जगह ले ली है, उसमें भी होगी। तो इसमें ये दीज आर द ऑब्वियस कॉजेज। Compensatory mechanism, body adjust to maintain function despite malocclusion, can mask severity in dental discrepancies। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट यही है कि दांत बेशक आपके मेल ओक्लूडेड हैं या पेशेंट के, ऑफ कोर्स आई मीन, तो स्टिल they will adjust to the malocclusion and they will tend to function। जैसे कि हम देखते हैं कि लोगों के 20-20 साल से दांत मेल ओक्लूडेड है, बट उन्हें बॉदर ही नहीं हो रहा, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, और वो अपनी हाइजीन की भी टेक केयर कर रहे हैं। तो दिस इज कंपनसेटरी मैकेनिज्म, और उनकी जबान उनकी मेल ओक्लूजन के साथ एडजस्ट कर गई है, वो स्पीच में भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो दिस इज कंपनसेटरी मैकेनिज्म। एंगल्स क्लासिफिकेशन। अच्छा, it is based on molar relationships, class 1, class 2, class 3 is still widely used for descriptive purposes। अच्छा, this is very important। क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप होता है कि आप इस प्लेन में देखें इस तरह से कि ये इंसाइजर्स हैं, ये लेटरल इंसाइजर हैं, ये केनाइन है, ये प्री मोलर है, ये मोलर है। ऐसे मैं साइड वाइज आपको बता रहा हूँ, और ये साइड वाइज ही एंगल्स क्लासिफिकेशन आपको सैजिटल प्लेन में समझ आएगी। अच्छा, ये सपोज अपर मोलर है, और नीचे वाला जो मोलर है हमारे पास, दैट इज, एक सेकेंड, या जो नीचे वाला मोलर है वो दैट वुड बी समवेयर ओवर हियर। नीचे वाला मोलर ऊपर वाले मोलर से मीजियल होगा, ये मीजियल साइड है, ये डिस्टल साइड है। तो दिस इज क्लास 1। अब क्लास 2 है कि ये हमारा अपर मोलर है, दिस इज cusp, these are the cusps, this is root, और लोअर मोलर ये है। तो इसे हम कहेंगे क्लास 2, मतलब ऊपर वाला मोलर मीजियली है और
लोअर वाला मोलर डिस्टली है, तो दिस इज क्लास 2 एंड दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज normal, and this is classified as class 2. And whenever we go for treatment plan, so we make sure कि we end the case in class 1. Class 3 is कि ये अपर मोलर है और लोअर मोलर ये है, this is class 3. लोअर मोलर मीजियली डिस्प्लेस्ड है और अपर मोलर यहाँ है, so this is class 3. ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स क्लासिफिकेशन, अब इसमें जो इंसाइजर रिलेशनशिप्स हैं उसको भी हम क्लास 1, क्लास 2, डिव 1, क्लास 2, डिव 2, क्लास 3 में करते हैं. आई टेल यू. क्लास 1 अगर हम इस सैजिटल प्लेन में देखें तो अगर आप इसे इंसाइजर, दिस इज अपर इंसाइजर, दिस इज लोअर इंसाइजर, ठीक है. दिस इज क्लास 1 के अपर, जो लोअर इंसाइजर है वो अपर इंसाइजर के सिंगुलम पे, यहाँ पे सिंगुलम होता है, फिर उसकी लोअर इंसाइजर की जो कस्प है, अब ये ठीक नहीं बना लेकिन इस पॉइंट को आप समझें कि जो लोअर इंसाइजर की कस्प है वो अपर इंसाइजर के सिंगुलम पे टच करेगी. दिस इज क्लास 1. और क्लास 2 डिव 1 है कि लोअर अपर इंसाइजर, सेकंड, ऐसे है, ये रूट है और ये टीथ है और ये लोअर इंसाइजर है. तो इस केस में क्लास 2 डिव 1 में ओवर जेट ज्यादा होता है, मोर देन 2 to 4 mm. और ये जो इसकी कस्प है ना, ये सिंगुलम से नीचे टच करेगी. यहाँ सिंगुलम है, ये कस्प यहाँ टच करेगी और क्लास 1 में सिंगुलम के अप्रोक्स में करेगी टच. और क्लास 2 डिव, ये है क्लास 1 डिव 1 और क्लास 2 डिव 2 है जब ये अपर इंसाइजर है और ये लोअर इंसाइजर है. तो इस केस में आप देखें कि ओवर बाइट बहुत ज़्यादा होगा, ये सिंगुलम से भी ऊपर यहाँ या तो टच ही नहीं करेगी और अगर करेगी भी तो ये जो जिंजिवा है, दिस इज जिंजिवा, जिंजिवा को इम्पीड करेगी. ये लोअर इंसाइजर का कस्प यहाँ जाके लगेगा जिसकी वजह से ट्रॉमा, अल्सरेशन हो सकती है जिंजिवा की. सो या दिस इज क्लास 2 डिव 2. अब ये क्वालिटेटिव असेसमेंट जो है, दिस यू कैन लाइक स्टडी फ्रॉम बुक. आई
personally don't think you need to go too much into this detail of qualitative assessment और ये सारी चीज़ें. I mean concept should be there, but you can study this from Laura Mitchell's. ये वहीं से ही मैंने स्लाइड्स बनाई हैं. क्वालिटेटिव इंडिसेस, ये पार, अब IOTN, अब ये इस तरह से है कि कुछ कंट्रीज जैसे US, ऑस्ट्रेलिया, UK, अमेरिका, कुछ में से उन्होंने IOTN को इंडिसेस बना के देखा कि क्या वैल्यूज, मतलब क्या नॉर्मल एक्लूजन है और क्या फिर नॉर्मल से हट के है. कुछ ने पार को फॉलो किया. आई मीन I don't think these are gonna come in your exam. So yeah, I mean, I don't think this is important, but yeah, you should study it all. एक दफा देख लें, पढ़ लें book से, but you don't need to like go into every detail because ये MCQ इसका मैंने कभी भी नहीं देखा. So yeah. इंडेक्स ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नीट. अच्छा, अब ये इंडेक्सेस सारे ही आप बुक से देखें, बट यू डोंट नीड टू लाइक वरी टू मच अबाउट इट राइट नाउ. ठीक है, राइट नाउ यू शुड ओनली बी कंसर्न्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट. ठीक है, IoT एंड डेंटल हेल्थ कंपोनेंट ग्रेड 1 फ्रॉम 1 to 5. मॉक्टो हेल्प्स आइडेंटिफाई वर्स फीचर. अच्छा, मॉक्टो क्या है? मॉक्टो ये निमोनिक है. मॉक्टो मींस मिसिंग टीथ. ओ से ओवर जेट, क्राउडिंग, डिस्प्लेसमेंट एंड ओवरबाइट. मतलब ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे ना कि ओवरजेट ज़्यादा है तो भी क्राउडिंग होगी, कम है तो भी, जो भी नॉर्मल से हट के है ना उसमें क्राउडिंग के चांसेस हैं. सो उसको देख के ये एक इंडेक्स बनाया है. ठीक है, क्राउडिंग, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि कोई भी दांत अपनी नॉर्मल जगह से हट के कहीं और मूव हो गया, आगे या पीछे, जहां भी, मीजियली, डिस्टली, तो उसको डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं. IoTN एस्थेटिक कंपोनेंट, नो, यू शुड, ये बुक से करें, ये देख लें, बट या ग्रेड्स आर नॉट इम्पोर्टेंट. आई मीन मैं अपने लिहाज से कह रहा हूँ, ऑफ कोर्स आप अपने लिहाज से देखें. इफ़ यू नीड, यू शुड स्टडी इट ऑल फ्रॉम द बुक, बट या आई डोंट, दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांट टू लाइक spend my time on because this is, I mean, this is याद करने वाली चीज़ें, and my job here is to give you the concept, right? Overjet, no, scoring. अच्छा, functional occlusion. Functional occlusion is basically के smooth mandibular movement without interference emphasized over anatomical perfection. Functional occlusion basically ये चीज़ होती है कि आपका ये जो मैंडिबल है, मैंडिबल वाले जो दांत है नीचे वाले, इनको इस तरह देखते हैं, ये स्मूथली, क्योंकि आप देखें कि जो हमारा मूव करता है, मैक्सिला हमारा मूव नहीं करता, मैंडिबल बल ही मूव करता है, या आगे से पीछे. हम अपने मैंडिबल को आप आगे ला के देखें और राइट लेफ्ट करके देखें तो ये मैंडिबल ही है जो मूव कर रहा है, मैक्सिला मूव नहीं करता, मैक्सिला अपनी जगह पे रहता है. ठीक है, अब ये जो मूवमेंट है, अगर ये किसी इंटरफेरेंस के बगैर हो रही है, मतलब हम लेफ्ट टू राइट अपना आप मैक्सिला लेके जाएं, राइट टू लेफ्ट लेके जाएं, अब आगे की तरफ लेके जाएं, फिर पीछे की तरफ लेके जाएं, तो आप देखेंगे कि इसमें अगर इंटरफेरेंस नहीं है, सो दिस इज फंक्शनल अक्लूजन. दिस इज called functional occlusion. Class 1 occlusion,
ये वही वाली चीज़ है जो मैंने आपको उसमें क्लास वन मोलर रिलेशनशिप अभी ऊपर वाली स्लाइड्स में कराया है कि ये जो मीजियो बकल कास्प है अपर मोलर की, ये जो मीजियो बकल कास्प है ये वाली, ये ये अक्लूड करेगी बक्कल ग्रूव यहाँ पे, बक्कल ग्रूव आएगा ऑफ लोअर मोलर। ठीक है, सो दिस इज क्लास वन। क्लास टू मीजियो बकल कास्प ऑफ लोअर मोलर इंक्लूसिव वन प्रोक्लाइन। अच्छा, दिस इज, ये कोई स्लाइड में कुछ गलती है या सो क्लास टू ओक्लूजन ये है कि जो मीजियो बकल कस्प है ऑफ अपर इंसाइजर, ये स्लाइड को आप 2 मिनट के लिए भूल जाएं। जो मीजियो बकल कस्प और ऑफ अपर इंसाइजर है, अगर आप उसको ज़रा साइड इस प्लेन में देखें तो ये जो मीजियो बकल कस्प है यहाँ पे है, ये मीजियल है, ये डिस्टल है, डिस्टल। तो ये लोअर इंसाइजर है, ये लोअर मोलर है आई मीन। तो ये आगे को अक्लूड करेगी, ये बकल ग्रूव है, यहाँ अक्लूड करनी चाहिए थी बट ये उससे आगे को ये कस्प अक्लूड कर रही है। सो दिस इज क्लास टू मोलर रिलेशनशिप। और क्लास थ्री है कि मीजियो बकल कस्प, ये भी स्लाइड में कुछ मसला है कि जो मीजियो बकल कस्प है वो वो डिस्टली, मीजियो बकल कस्प ये है ना अपर, ये डिस्ट, एक सेकंड, ये मीजियल है, ये डिस्टल है। तो ये मीजियो बकल कास्प ये है जिधर मैंने ये अक्लूड कर रही है डिस्टली टू बकल ग्रूव, ये जो यहाँ करनी चाहिए ऑफ लोअर मोलर। सो दिस इज क्लास थ्री। Aesthetic importance, mere occlusions affect self-esteem, especially in visible anterior segments. मतलब अगर किसी के आगे वाले दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो ऑफ कोर्स उसको सेल्फ एस्टीम, आई मीन दिस इज, आई थिंक दिस इज सब्जेक्टिव, बट या you all know what it is. Occlusal cant and asymmetry, uneven occlusal plane or facial asymmetry can indicate underlying skeletal और dental imbalance. अच्छा, ये आप इस तरह से समझें कि ये प्लेन था एक जो मैंने बताया था, ये वाला प्लेन जो मैंने ऊपर, ये नाक है, ये होंठ, ये आंखें, ये बाल है। ठीक है, मैंने 3 प्लेन आपको बताए थे। एक सैजिटल था जो कि एंट्रोपोस्टीरियर था, ठीक है, वो इसमें नहीं है। ये वर्टिकल था और ये ट्रांसवर्स था, ये। अब ट्रांसवर्स में आप ये चीज़ देखें कि अगर अनइवन अक्लूजल प्लेन और फेशियल एसिमेट्री कैन इंडिकेट, मतलब आप ये देखें कि ये इसके ऊपर वाले दांत हैं और नीचे वाले थोड़े से इधर हैं, मतलब सिमिट्री नहीं है। नीचे वाले दांत थोड़े से इधर की तरफ हैं, पेशेंट राइट की तरफ, ये राइट बनता है। और आप इस तरह से देखें कि
ये अपर इंसाइजर हैं, दो दो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर वाले अपर इंसाइजर हैं और ये नीचे वाले, ये एज टू एज नहीं बाइट कर रहे, इसमें ओवरलैपिंग है विच आई कांट शो यू। इसमें ओवरबाइट है हमारा नॉर्मल 1 to 2 mm। ये नॉर्मल केस है, लेकिन एसिमेट्री का केस होगा तो ये जो नीचे वाले दांत हैं ये थोड़े से या तो इधर की तरफ होंगे या इधर की तरफ होंगे, तो दिस इज कॉल्ड एसिमेट्री। एंड्रयू सिक्स कीज, अच्छा, दिस इज, ये याद करने वाला है। और ये सिक्स कीज ऑस्पी में बहुत पूछे जाते हैं और इनका एमसीक्यूज भी आते हैं, लेकिन दिस शुड बी ऑन योर टिप्स। एंड्रयू सिक्स कीज includes molar relation, crown angulation, inclination, occlusal plane space and rotations। ठीक है। अब एंड्रयू सिक्स कीज में ये बताया हुआ है, ये सिक्स कीज से हम क्या जज करते हैं कि एक नॉर्मल अक्लूजन में क्या क्या चीजें होती हैं, वो इस सिक्स कीज से पता चलेंगी। और मतलब 6 बेंचमार्क्स हैं, 6 क्राइटेरियाज हैं एंड्रयू सिक्स कीज ये बताने के कि जो अक्लूजन है एक पेशेंट की वो नॉर्मल है। ठीक है। पहली चीज है मोलर रिलेशनशिप, जो उसका मोलर है वो क्लास 1 में होगा। अपर मोलर मीजियोबकल कास्प इन स्पेसिफिक रिलेशन टू लोअर मोलर्स, मतलब दिस शुड बी क्लास 1। ठीक है, पहली चीज। सेकंड की क्राउन एंगुलेशन, प्रॉप जो प्रॉपर एक्सियल इंक्लिनेशन स्पेशली मीजियो डिस्टल टिल्ट ऑफ क्राउन। अच्छा, इसमें होता ये है कि जो ऊपर वाले दांत हैं, एक सेकंड, लेट मी कंफर्म, लेट मी ओपन दिस बिकॉज आई डोंट वांट टू। जो ऊपर वाले दांत है ना, या दिस इज इस तरह, ये देखें आप। Correct, Andrew 6 is correct molar relationship. The mesiobuccal cusp of upper first molar occludes the groove between the mesiobuccal and middle buccal cusp, मतलब कि बकल ग्रूव, मीजियोबकल ग्रूव इसे कहते हैं। लोअर द इसकी डेफिनेशन ये है, ये इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्लास 1 की डेफिनेशन ये है कि द मीजियोबकल cusp of upper first molar occludes the mesiobuccal groove of lower mandibular molar, first molar। ठीक है। Crown angulation of all tooth crowns are angulated mesially, yeah, that's what I wanted to make sure। Incisors are inclined towards the buccal or labial surface। Buccal segment teeth are inclined lingually। ठीक है। जो आगे वाले दांत होते हैं हमारे, जिस तरह इंसाइजर्स और केनाइंस, वो लेबियली इंक्लाइंड होते हैं, मतलब होंठों की तरफ और चीक्स की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। और जो बकल सेगमेंट्स वाले जो मतलब जो हमारे पीछे वाले दांत है ना, वो लिंगुअली इंक्लाइंड होते हैं। और ये लोअर में आप देखेंगे कि लोअर में ये ज्यादा लिंगुअली इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है। नो रोटेशंस, कोई रोटेशन नहीं होनी चाहिए दांतों की। कि एक सेकेंड, नो रोटेशंस मतलब कि मोलर अगर मोलर इस तरह नहीं होना चाहिए कि ये इस तरह से रोटेट होके आर्च में आया हुआ है। सो देयर शुड बी नो रोटेशंस, नो स्पेसेस,
दांतों में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, टाइट कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए। एक सेकंड, ये या एंड फ्लैट अक्लूजल प्लेन, अक्लूजल प्लेन आपका फ्लैट होना चाहिए इसमें, विच इज ऑब्वियसली दिस शुड बी फ्लैट। कि ये ऊपर वाले दांत हैं, आप इमेजिन कर लें, और ये लोअर वाले दांत हैं। दिस अक्लूजल प्लेन शुड बी फ्लैट अगर सामने से देखें हम। Application in treatment planning etiology informs appliance selection and encourage control। अच्छा, अब जब हम इसका ये मतलब है कि जब हम मैल एक्लूजन को ट्रीट करते हैं तो हम कॉज देखते हैं कि किस वजह से मैल एक्लूजन हुई है, और अप्लायंस की जो सिलेक्शन होती है वो उसी बेस पे होती है। मिसाल है, एक पेशेंट है, उसको बच्चा है, आई मीन ही इज अ 6-7 years ओल्ड चाइल्ड, ठीक है। उसके दांत मेल एक्लूडेड हैं और पता चला है कि उसे थंब सकिंग, डिजिट सकिंग की हैबिट है। तो उस केस में फिर हम एक रिमूवेबल अप्लायंस है जो कि क्रिब्स उसे कहते हैं, क्रिब अप्लायंस, या वो हम देंगे। सो ही कांट, ही ब्रेक हिज हैबिट ऑफ डिजिट सकिंग। और एनक्रिज कंट्रोल का मतलब ये है कि एनकरेज का मतलब ये होता है कि जब हमने, लेट से कि हम किसी पेशेंट के ये लोअर मोलर्स हैं 3, ये तीनों लोअर मोलर हैं, और ये आगे वाले इंसाइजर हैं, ठीक है। इस तरह से देखें आप, सैजिटल प्लेन में ये मीजियल है और ये डिस्टल है। अब ये दांत हम देख रहे हैं, हमारे पास आर्च में स्पेस है, ठीक है, ये आप एज्यूम करें। हमारे पास इस आर्च में बहुत स्पेस है, ये आगे वाले दांत बहुत आगे हैं, हमें इन्हें पीछे की तरफ लाना है, मतलब हमें इसको पीछे लेके जाना है इस तरह। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इन दांतों की मदद से, ओ नो, हियर आई एम रॉन्ग, एक सेकेंड, नॉट इन दांतों की मदद से, बल्कि हम इन दांतों की मदद से, जो ऊपर वाले एक्चुअली मैं मोलर्स बनाना चाह रहा था, हम इन इन 3 दांतों की मदद से या इन 2 दांतों की मदद से हम एंकरेज ले सकते हैं। हमने इस दांत को पीछे लाना है, इन दांतों को पीछे लाना है, ठीक है, और ब्रेसेस लगा के ही हम इसको पीछे लाएंगे। ब्रेसेस का मतलब होता है, ब्रेसेस पहली बात है एक अम्ब्रेला टर्म है। ब्रेसेस इज कॉल्ड फिक्स अप्लायंस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड अप्लायंस, ठीक है। उसके अंदर ब्रैकेट्स भी आते हैं, उसके अंदर हमारा आर्च वायर भी आती है। तो बेसिकली तो हमें तार से ही
आर्च वायर से ही इस दांत को पीछे लाना है ना, तो हम यहाँ इन दांतों की मदद से इसको पीछे लाएंगे। क्योंकि अगर हम एनकरेज नहीं लेंगे, हम एनकरेज प्लान नहीं करेंगे, तो ये वाले तो इसको पीछे लाने के चक्कर में ये वाले दांत आगे मूव कर जाएंगे अगर हमारी एनकरेज प्रॉपर ना हो। दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ एंकरेज। एंकरेज कहते हैं, पहले तो आपको एनकरेज समझ लगी कि इन दांतों को हम किस तरह से एनकरेज लेंगे कि इनको हम टाई कर देंगे। यहाँ पे हम मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे हम एनकरेज ले सकते हैं कि हम ट्यूब्स लगा दें इनके इर्द गिर्द, इन दांतों के इर्द गिर्द। या एक तरीका ये है कि इन दांतों के ऊपर जो गम है उसमें हम ड्रिल करके एक पिन लगा दें ऊपर। ये गम है, आप समझें कि ये दांत है ना, ये तो ये ऊपर जिंजिवा है, यहाँ पे हम ड्रिल करके पिन लगाएं, पिन को ड्रिल कर दें और इलास्टिक इस तरह ना बांध दें इसके साथ। तो ये दांत यहीं के यही रहेंगे, फिर ऊपर से ट्यूब भी लगी हुई है। ये अब सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमें एनकरेज कितनी चाहिए। अगर तो हमें एनकरेज ज़्यादा नहीं चाहिए तो फिर हम इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें एनकरेज बहुत ज़्यादा चाहिए तो फिर हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। और ये वाले दांत फिर हम पीछे लाएंगे ताकि ये वाले आगे ना चले जाएं इसको पीछे लाने के चक्कर में। जेनेटिक रिसर्च इम्प्लीकेशन, दिस इज सेम वही, ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ने की ज़रूरत। दिस इज़ नथिंग conceptual. Environmental control, early interceptive treatment can mitigate effects of habits or premature loss। कि अगर आप अर्ली बच्चे की चाइल्डहुड एज में ही इंटरवेंशन करें, कोई अगर उसको फॉर एग्जांपल एक बच्चे को हैबिट है डिजिट सकिंग की, और आपको, आप एज अ पेरेंट आपको लग रहा है और आप उसको डेंटिस्ट के पास लेके जाते हैं, तो डेंटिस्ट वुड इंटरवीन एंड डिजिट हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस ही विल इंस्टॉल, और जिसकी वजह से या it can save from future malocclusion and other things. Yeah. So yeah, this was the lecture for today, and the last slide is कि malocclusion is multifactorial. Accurate diagnosis of cause is essential for treatment success. Malocclusion is multifactorial, but remember, if an MCQs comes और मेन कॉज या मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाए, मोस्ट कॉमन कॉज, तो दैट इज जेनेटिक। डू रिमेंबर दिस। या सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।